कौन से कंपोनेंट हैं और किस तरह से करके वो काम करता है। आई थिंक दैट द एग्जैक्ट बायोलॉजी और रियल बायोलॉजी इज स्टार्टेड नाउ। आपकी एग्जैक्ट अगर बायोलॉजी या रियल बायोलॉजी जो है वो अब स्टार्ट होने जा रही है। इसके अंदर हम माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ सेल एंड ऑल द सेलुलर ऑर्गेनेलिज के सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिज हैं, सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं, उनकी डिस्कशन हम करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें आपके पास चैप्टर नंबर 4 जो है सेल एंड चैप्टर नंबर 4 सेल एंड टिश्यूज। ठीक है, इसको आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आज हम इसकी ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे इस चैप्टर का, और साथ में एक दो टॉपिक मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। और फर्दर कल से हम इसकी एग्जैक्ट जो है वो सारी A to Z हम हर चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर देंगे। बिकॉज इंट्रोडक्शन आपको पता है वो ज़रूरी होता है, हर एक चीज़ का इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है, और इंट्रोडक्शन में ही आपने जो है वो बेसिकली पता चलाना होता है, सीखना होता है कि क्या चीज़ है जिसके साथ आप जो है वो काम कर सकते हैं, क्या चीज़ है जिसके साथ आप पढ़ सकते हैं, और वो कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें आप पढ़ेंगे। ये बेसिकली आपका जो है वो इंट्रोडक्शन होता है। और आज के इंट्रोडक्शन में हमने जो सीखना है वो ये है कि हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है बेसिकली सेल वाला, इसके अंदर सेल के तमाम ऑर्गेनेलिज, जिस तरह हमने लास्ट टाइम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी थी पीछे चैप्टर नंबर 1 के अंदर, उसके अंदर सब सेलुलर पार्टिकल्स एक आपने टॉपिक पढ़ा था। वो जो सब सेलुलर पार्टिकल्स हैं वो तमाम के तमाम हमारे पास जो है वो यहीं पे होंगे। ठीक है, पेपर स्कीम वाली है बेटा। पेपर आपके जो बायो के आते हैं ना, उसमें स्कीम अलग अलग से होती है। आपको मैं आज बताता चलूं कि बायो के पेपर के हवाले से आपकी जो स्कीम है ना, स्कीम ऑफ स्टडी, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो बायो के पेपर में, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, वालेकुम अस्सलाम। वाइस मैंने माइक इसीलिए हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं मजीद इसे करीब कर लेता हूँ, लेकिन इसे खाया तो नहीं जा सकता ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं लाउडली बोल रहा हूँ, घर वाले भी डिफरेंस मतलब जो है वो तंग हो रहे होते हैं। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चे। तो अब हम बात कर लेते हैं फर्दर इसमें कि इसके अंदर हमारे पास आपके पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कशन चल रही थी कि पेपर आपका जो कॉम्बिनेशन स्कीम होती है, जिस तरह केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में, आई थिंक डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आपकी कॉम्बिनेशन स्कीम होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है कि इस चैप्टर में से इतने क्वेश्चन है, इसमें से इतने क्वेश्चन, इसमें बायो की भी उसी तरह होती है। बट इसको आप 100% फॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज बायो इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये एक मुश्किल सब्जेक्ट है एज कंपेयर टू अदर साइंस सब्जेक्ट। मतलब हर साइंस सब्जेक्ट की अपनी डिफिकल्टी है, बट कंसीडरिंग इज दैट बायोलॉजी इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। एंड बायोलॉजी बेसिकली बायो ही एक सब्जेक्ट है जो मेडिकल में जाने और ना जाने को आइडेंटिफाई करता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। क्योंकि आपने अगर मेडिकल में जाना है तो ऑब्वियसली आपने बायो ही पढ़ना है। तो बायो के पेपर में हर साल में कुछ ऐसा क्वेश्चन एक का जरूर आता है जो आपको पता नहीं कहाँ से आ गया, ये लॉन्ग बनता था, ये शॉर्ट बनता था, इज इट पॉसिबल। एक क्वेश्चन वो आपने चॉइस पे छोड़ना होता है, बाकी A to Z रेगुलर क्वेश्चन ही आते हैं जो आपको मतलब आमतौर पर आते होते हैं, आपको पता होता है, यहाँ टीचर्स आपके बता रहे होते हैं कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है जी। तो अब हम बात करते हैं फर्दर, हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है इसके अंदर हम बात करेंगे सेक्शन 4 है, सेक्शन 2 है सेल बायोलॉजी। और इसके अंदर हमारी डिस्कशन जो चलती होगी वो होगी कि सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। बेसिकली अगर हम एक सेल की बात करें तो सेल जो है ना, एक वर्ड है CELL सेल, इसके बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग हैं। सेल एक कंपार्टमेंट को भी कहते हैं, सेल एक बैटरी का सेल भी होता है, मतलब जो आपके क्लॉक में डलता है उसे भी सेल कहते हैं, वो केमिस्ट्री में भी सेल होता है। ठीक है, तो बायोलॉजी की सेल का बेसिक जो वर्ड हम यहाँ पे मीनिंग ले रहे हैं ना, वो होता है कंपार्टमेंट, खाना। जो सबसे पहले सेल डिस्कवर हुआ था वो बिल्कुल इसके जैसा था, जिस तरह ये एक खाना बना हुआ आपको नजर आ रहा है ना, 6 कॉर्नर का हेक्सागोन, ठीक है, उस तरह का। तो उसे बेसिकली सेल कंसीडर किया गया कि ये सेल है। तो अब ये सेल जो है ना, ये फिर आगे से
फर्दर इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। हर एक चीज का डिफरेंट फंक्शन जो है उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस चीज का क्या फंक्शन है, किस चीज का क्या फंक्शन है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसे कैटेगराइज कर लेते हैं, और कैटेगराइज करने के साथ साथ हम फिर उसके अंदर डिफरेंट जो है वो उसके पार्ट सेपरेट कर लेते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंट चीज़ों के अंदर मैनेज करके तो उसकी बेसिकली क्लासिफिकेशन कर लेते हैं कि सेल के अंदर ये चीज़ है, ये काम करती है, ये चीज़ है, ये काम करती है, ये चीज़ है, ये काम करती है, इसका ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन, इसका ये फंक्शन, एटसेट्रा। ठीक है जी। तो ये तमाम चीज़ें हम जो है वो सेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो आज का हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, उसके अंदर हमारे पास यही बेसिक चीज़ है। ठीक है, जिसके अंदर हमने बात करनी होती है कि हमारे पास सेल जो है, सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं और किस चीज का क्या फंक्शन है, क्या काम है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो लें जी बेटा जी, अब हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है सेल, उसके हर एक ऑर्गेनेलिज को हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं, और माइक्रोस्कोप को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि पहले सबसे माइक्रोस्कोप का आपको इंट्रोडक्शन बता दूं कि माइक्रो और स्कोपी ये दो वर्ड से मिलकर बना है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा। आपने पढ़ा होगा माइक्रो एंड मैक्रो। मैक्रो का मतलब बड़ा है और माइक्रो का मतलब छोटा है। माइक्रो मतलब छोटा, और स्कोपी कहते हैं देखने को। माइक्रोस्कोपी क्या है जी? या माइक्रोस्कोप ऐसा आला या ऐसी चीज जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है, सेल एंड टिश्यूज, ताकि बच्चों को पता चल जाए कि हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपी बेसिकली क्या है? माइक्रोस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और सी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इस तरह की छोटी चीजें जो हमें वैसे सिंपल आई से नजर नहीं आती। और बिलीव मी, ये भी अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है कि हमें छोटे जानदार आई से, सिंपल आई से नजर नहीं आते। सपोज दैट हम कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला हमें ये ताकत दे दे कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए नेक्ड आई से, हम खाना खाते हैं, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, हवा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहां पे हम सांस लेते हैं। मैं आपको बताया था कि 200 माइक्रोब्स जो है, 200 माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम हर सांस के साथ अपने साथ ले जाते हैं। हवा में इतने जरासीम मौजूद हैं, इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं, तकरीबन 200 माइक्रोब आर एडेड इन आवर लंग्स विद एवरी ब्रीथ। हर सांस के साथ हमारे लंग्स के अंदर 200 माइक्रोब चले जाते हैं। अब उनको जो है हमारा इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। ठीक है, जहां पे इम्यून सिस्टम वीक होता है वहां पे फिर वो अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो इम्यूनिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। विदाउट इम्यून सिस्टम लाइफ इज इम्पॉसिबल। अब डेंगू वायरस क्या करता है? वो इम्यूनिटी पे अटैक करता है बेसिकली। जब इम्यून सिस्टम आपका खत्म हो गया, देन आपको एक नीडल भी लगेगी, तो उस नीडल के लगने से आपकी बॉडी का सारा ब्लड जो है वो निकल सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। पेज नंबर भी मैं मेंशन कर देता हूं बेटा जी। यहां पे आपके पास पेज कौन सा है जी? 52। बेसिकली आज तो इंट्रोडक्शन है, तो लेकिन फिर भी हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमारे पास तो ये पेज आपके पास 52 है। ठीक है, तो इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि हमारे पास जो आगे माइक्रोस्कोपी की हमने बात कर ली कि माइक्रोस्कोप इज सच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सी द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज नॉट सी अंडर अ सिंपल आई। हम सिंपल आई से जो है वो उसे नहीं डिटेक्ट कर सकते। बेटा टेस्ट के मार्क्स आपको शो हो चुके हैं, उसे मैं भी लास्ट में देख लूंगा और उसकी डिस्कशन भी हम इंशाल्लाह इंक्लूड कर लेंगे विद द रेफरेंस ऑफ टाइम। ये डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, आज बायो का टेस्ट है, तो ठीक है, आज लास्ट 5 मिनट्स में आपको टेस्ट जो है वो करवा देंगे, और मैं आपके साथ लाइव रहूंगा। जहां पे आपको कोई गाइडलाइन की जरूरत पेश आएगी, करना ये होगा आपको, जब मैं आपको बताऊंगा कि हाँ जी आपका टेस्ट स्टार्ट हो गया है, देन आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना है। तो आप एक दफा, अगर आप एक से ज्यादा दफा करेंगे तो वो टेस्ट फिर डिसअपीयर हो जाएगा। एक दफा आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना है तो वो टेस्ट आपको शो हो जाएगा। तो देन आपने क्या करना है? उस टेस्ट को सॉल्व करना है। एमसीक्यू जितने भी आएंगे
वो आपको पता है, आप लोग पहले भी दे रहे हैं कि एमसीक्यूज आपके पास आएगा, आपने उसका करेक्ट ऑप्शन टिक करना है और टिक करने के बाद नेक्स्ट पे मूव कर जाना है। और इस तरह से आपने सारे एमसीक्यूज करने हैं विद इन द टाइम के अंदर अंदर। जब आप कंप्लीट कर लेंगे, टाइम खत्म हो जाएगा, देन उसी वक्त आपका जो है वो रिजल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है जी। अगर कल नहीं हुआ तो ऑब्वियसली आज आपका टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट आपको पता है चैप्टर नंबर 3 है, वो बेसिकली कल लास्ट लेक्चर था चैप्टर 3 का, इसलिए शायद टेस्ट आपका नहीं कंडक्ट करवाया जा सका। तो आज फिर आपका होपफुली टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट का मेथड बेटा मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पे लाइव में बता दूंगा कि टेस्ट शुरू हो गया है। देन आपने क्या करना है, अपने पेज रिफ्रेश करना है। जब आप पेज रिफ्रेश करेंगे तो आपको टेस्ट शो हो जाएगा। टेस्ट शो हो जाएगा, आपने टेस्ट सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है, फर्दर इंस्ट्रक्शन में आपको साथ साथ मैं ही बैठा हूँगा, आप आवाज सुन सकेंगे लेकिन स्क्रीन पे आपके टेस्ट शो हो रहा होगा। तो इस तरह से करके आप टेस्ट दे सकेंगे। ठीक है जी, तो ये बात हो गई टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम दोबारा से अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। ये आपके पास जो चैप्टर है ना, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इसमें मतलब जिस तरह एक घर के अंदर सारा सिस्टम चल रहा होता है ना, एक आपके फादर हैं, उनका काम है, मतलब हर एक को हर एक काम असाइन होता है। बच्चों को भी, कोई सिस्टर है जी, इसने बर्तन धोने हैं, इसने सफाई करनी है, कोई बच्चे हैं, आपने जनाब बाहर से चीजें ला के देनी है, ये करना है, हर एक काम असाइन होता है। फिर एक सेल, मतलब एक घर पूरा चल रहा है, ऐसा ही है ना, हर एक काम हर एक अलग अलग पर्सन को असाइन है। किसी को 2 काम भी असाइन हो सकते हैं। ठीक है, वो नहीं करते तो फिर वो तो मुरम्मत वगैरह तो हो जाती होती है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, होना चाहिए, हमारी भी होती थी ऑब्वियसली जब हम अपने दौर में थे, छोटे थे, तो शायद माँ बाप की तरबियत और उसकी वजह से ही आज यहाँ बैठे मैं आप लोगों के सामने। तो इसलिए कभी भी पेरेंट्स की किसी भी कुछ कहने को बुरा मत मानिएगा और उनके आगे से मत बोलिएगा, कभी भी पेरेंट्स के आगे नहीं बोलना, वो जो भी कहें। ठीक है जी, तो इसके लिए यही मेरी एडवाइस है आप सबको। बेटा क्वेश्चन जो आपको है ना, वो मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिए हुए हैं, चैप्टर 3 के कंप्लीट क्वेश्चन। ये बच्चा पूछा क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन वो आपको सेंड कर दिए हुए हैं। टेस्ट का मेथड मैंने आपको बता दिया। फर्दर डिस्कशन अब लास्ट टाइम में करेंगे, भी हम चैप्टर की तरफ दोबारा चलते हैं। माइक्रोस्कोपी की हमने बात की, छोटी चीजों को देखना माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप सिंपल, अगर आप सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करते हैं, एक शीशा ले लें, ग्लास, मतलब ग्लास नहीं, जो ऐनक एक बड़ा सारा, किसी बुजुर्ग की ऐनक का शीशा आपने कभी चुराया हो, पता हो आपको, वो इस तरह से मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उस सब चीज को बड़ा करके देखते हैं। दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये एक सिंपल माइक्रो, ये छोटी चीज को बड़ा करके दिखा रही है, तो माइक्रोस्कोप है। एक सिंपल जो ग्लास है, एक शीशा जो है, वो एक माइक्रोस्कोप है। अब उसको मॉडिफाई करते जाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस हमने लगा दिया, एक आई पीस है, एक ऊपर की तरफ है। मैं कह रहा हूं अभी डिटेल डिस्कशन जो है वो हम कल से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। आज इसका इंट्रोडक्शन है, आज हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो वो आई पीस हम ऊपर लगा लेंगे, एक हिस्सा नीचे लगा लेंगे, फिर उसके अंदर हम फर्दर 2-3 टाइप के लेंस ऐड कर लेंगे। तो उससे क्या है, तो उससे क्या होगा कि आपके पास किसी भी चीज की साइज जो है ना, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा होकर आपके पास आ जाएगा। अब माइक्रोस्कोप के 2 प्रॉपर्टीज है, एक मैग्निफिकेशन है, एक रेजोल्यूशन है। आपके अब एक बात सुनिएगा, आपके पास कैमरा होता है, मोबाइल का कैमरा, इतने मेगापिक्सल है, इतने मेगापिक्सल है। आपको पता है ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर कितनी है? ये मैं आपसे पूछ रहा हूं, अभी मुझे बताइएगा, सर्च नहीं करना, खुद से मुझे बताना है कि ह्यूमन आई की रेजोल्यूशन पावर कितनी है, कि हम कितना क्लियर देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। रेजोल्यूशन होता है बेसिकली, अभी यहाँ पे ये आ सकता है, एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं कि देखने वाला इंस्ट्रूमेंट जिसे हम देख सकते हैं, और टाइप ऑफ फिल्म टू सेपरेट और डिस्टिंग्विश स्मॉल और क्लोजली एडजेसेंट इमेज। 2 डॉट्स को जो क्लोजली रिलेटेड हैं उनमें डिफरेंशिएट करना, ये कहलाता है क्या जी? रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये रेजोल्यूशन है, मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन से आप देख सकते हैं। ये अनक्लियर है, ये एक चीज को बड़ा करके दिखाना, ठीक है, और एक चीज क्या है जी, उसे क्लियर करके दिखाना। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये मैग्नीफाई भी कर रहा है और रेजोल्यूशन भी इसकी अच्छी है कि आपके जो थंब इंप्रेशन है उसको बिल्कुल 100% एक्यूरेट दिखा रहा है। और आपको पता होना चाहिए
कि पूरी दुनिया के अंदर बेटा मैंने मेगापिक्सल में पूछा है, आप लोगों के बड़े सारे आंसर आए हैं। मैंने पूछा है ह्यूमन आई की माइक्रो, वो तो ठीक है आपकी बात ही, मेगापिक्सल कितना, मतलब हमारी आई जो है ना वो अगर कैमरे के अंदर ये लेंस लगा हो या इस तरह की प्रॉपर्टी हो तो वो कितने मेगापिक्सल होगा। मेरा क्वेश्चन अंडरस्टैंड करें जरा, ठीक है। तो फिर देखते हैं कि आप 500 नो, अच्छा जी चले देखते हैं फिर। हाँ जी बिल्कुल, कुछ बच्चों ने सही आंसर किया है, मतलब इसका मतलब आपको पता था है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों है इसके अंदर। मैग्निफिकेशन क्या होती है, बेसिकली किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा, बिल्कुल बेटा 576 मेगापिक्सल, किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ा करके दिखाना मैग्नीफाई है, बढ़ा करके दिखाना। अब मैग्निफिकेशन के बाद आया कि वो चीज क्लियर है, ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आ रही है, साफ है। अगर तो वो साफ है तो उसका मतलब उसकी रेजोल्यूशन भी ठीक है, अगर वो साफ नहीं है तो उसकी रेजोल्यूशन ठीक नहीं है, ठीक है। जिस तरह आपको मैं सिंपल एक बताऊं कि आपने क्लॉक देखा होगा, वॉल क्लॉक होता है जो डिजिटल होता है, उसमें क्या होता है जी, आपके पास एक तो आप मोबाइल में टाइम देखते हैं, उसमें लिखा होता है 12:00 पूरे जीरो बने हुए हैं। अब एक टाइप का क्लॉक वो होता है उसमें जो 12 लिखा होता है ना 1 के साथ इस तरह करके 2 लिखा होता है, ऐसे मेरा आप हाथ की उंगली मतलब इस तरह करके, जिस तरह कंप्यूटर में यहाँ पे 5 या 2 लिखा हुआ है आप देख रहे हैं, ये 5 और 2 इसके अंदर कितने डॉट्स हैं, बहुत ज्यादा डॉट्स हैं, जिसकी वजह से ये इमेज काफी क्लियर नजर आ रहा है आपको, ऐसा ही है। लेकिन अगर इमेजिन करें कि 5 के अंदर 1 2 3 4 और 5 ही डॉट्स हम लगाएं, 5 ही कंपार्टमेंट या सेल या खाने बने, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस तरह की छोटी जरा लो क्वालिटी की आपकी वॉच होती है, उसके अंदर ये इसी तरह के कंपार्टमेंट बने होते हैं जिसके अंदर सेपरेटली उन्होंने करना होता है, ठीक है। तो वो फिर इतना क्लियर नहीं होता, तो उसे आप कह सकते हैं कि ये दिस इज नॉट वेल मॉडिफाइड। बेसिकली वो 1 2 3 3 और 6 7 डिजिट्स होते हैं, बेसिकली उन 7 डिजिट से हम तमाम के तमाम वर्ड्स जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 ये तमाम के तमाम हम उसी से लिख रहे होते हैं, इन 7 से। लेकिन इसके अंदर जो हमारे पास ये लैपटॉप है या इस तरह का मॉडिफाइड सिस्टम है या मोबाइल है, उसके अंदर डॉट्स पर स्क्वायर एरिया बहुत ज्यादा हैं, जिससे उसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है जी। इसके साथ हम नेक्स्ट बात करेंगे, चैप्टर हमारे पास 4 है, इसकी हम बात करेंगे सेक्शन 2 का। तो हमारे पास इसके अंदर अब बात करने के लिए नेक्स्ट ये है कि हम बात करते हैं सेल के ऊपर जी, ठीक है। सेल के अंदर क्या क्या होता है और उसका क्या क्या फंक्शन है। बेटा आई थिंक वॉइस प्रॉब्लम इज ओके, ठीक है जी, एक ही बच्चे को था, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं और वो किस तरह से वर्कआउट कर रही हैं। जी बेटा अभी कुछ देर में ही आपको जो है ना मैं टाइम दूंगा कि आप चैप्टर इसमें से क्वेश्चनिंग कर सकेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो है ना वो टेस्ट आपसे कंडक्ट किया जाएगा और टेस्ट आप लोग करेंगे, ठीक है जी। तो ये अब मुझे जो है वो चैप्टर नंबर 4 के बारे में फर्दर हम देखते हैं। सेल, सेल इज अ बेसिक लाइफ ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। जिस तरह आपकी एक बिल्डिंग बनी है, आपका हाउस बना हुआ है, इसका बेसिक यूनिट क्या है जी, इसका बेसिक यूनिट है जी ब्रिक, ईंट है। बार बार अगर बेसिक यूनिट रिपीट करें तो कंप्लीट बिल्डिंग बन रही है, क्लियर। अगर बेसिक यूनिट को हम बार बार रिपीट करते हैं तो कंप्लीट बिल्डिंग बन रही है। अब इन केस ऑफ ह्यूमन, इंसान, हमने कहा ना इसका बेसिक यूनिट सेल है, अगर इसको हम बार बार रिपीट करते हैं तो इससे क्या बन रहा है जी, ह्यूमन बीइंग, इंसान बन रहा है, क्लियर हो गई बात, ये तो हो गई बात। अब इस हवाले से सेल को कंसीडर किया जाता है दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जब तक हमें इसके कंप्लीट चीजें नहीं पता होंगी हम इससे आगे नहीं चल सकते। जिस तरह किसी भी घर बनाने वाले को, जो घर बनाते हैं, जो मिस्त्री मजदूर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको स्ट्रक्चर पता होता है ब्रिक का, इतनी इसकी लेंथ है, इतनी इसकी वाइड है, इतनी ऊंचाई है, इतनी चौड़ाई है, इसकी ये क्वालिटी हो तो इससे हम ये काम ले सकते हैं, ये क्वालिटी हो तो यहाँ पे लग सकती है, ये क्वालिटी हो तो यहाँ पे, ईच एंड एवरीथिंग उनको पता होता है। अब हमने पढ़नी है बायो, हमने पढ़ना है ह्यूमन बीइंग को, तो उसका बेसिक यूनिट क्या है जी, सेल है।
तो जब तक हम सेल को नहीं पढ़ेंगे, उसके हर ऑर्गेनेलिज का फंक्शन नहीं पढ़ेंगे, हम इससे फर्दर आगे नहीं चल सकते। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन की हद तक ठीक था, अब हम बेसिक यूनिट पे आ गए हैं। इससे आगे हम हर सेल का अलग अलग से फंक्शन और उसकी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो अब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। आज ओवरऑल डिस्कशन करते हैं, कल से हम अलग अलग ऑर्गेनेलिज इसके जो है वो डिस्कस करना शुरू करेंगे। क्लियर? तो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेल का जो बेसिक जो जरूरी चीजें हैं सेल की, उसे आप कहते हैं फंडामेंटल्स, जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं। उसमें सबसे पहले आपके पास आई थी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज अ फंडामेंटल, ये जरूरी होती है, इसके बगैर सेल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी। सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल मेम्ब्रेन जो है ये बनी होती है प्रोटीन्स की और लिपिड की। मैं आपको बताता हूँ सेल मेम्ब्रेन आपने कहाँ देखी हुई है, दोबारा भी इसके डिस्कशन करेंगे। आपने हर बच्चे ने लाइफ में बॉइल्ड एग खाया होगा, उबला हुआ अंडा ऑब्वियसली खाया होगा तमाम बच्चों ने। जब आप उसका शेल उतारते हैं ऊपर से, उसके दरमियान से ना, मतलब उसके छिलके के नीचे एक बारीक सी व्हाइट कलर की लेयर होती है। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन है। एग इज ए बेसिकली सेल, ये एक सेल है, इसके दरमियान में न्यूक्लियस आता है, इसके दरमियान में न्यूक्लियस होता है जो एग यॉक है, और एग व्हाइट जो है वो साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर बाकी ऑर्गेनेलिज हैं। ठीक है जी, तो वो सेल मेम्ब्रेन होती, मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, हमारे पास जो आगे चीज आ जाती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है जी? एक लिक्विड मटेरियल है, विस्कस कहते हैं, जो काफी थिक होता है, हनी लाइक, और उसमें जो है वो तमाम ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं। ठीक है, उसमें तमाम सेल के ऑर्गेनेलिज मौजूद होते हैं और वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास वो कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं उसकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट टू बी दिस हमारे पास क्या होता है जी? दरमियान में न्यूक्लियस इज अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज, ये होता है। और जी तो बेटा ये मतलब एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था सेल का, कल से इंशाल्लाह हम इसकी फर्दर एंड कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो लीजिए, अभी आपका आई थिंक टेस्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, याद बेटा अभी आपने कुछ भी नहीं करना, कल आपको बताएंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी होपफुली प्रिपेयर कर दूंगा मैं, तो वो आप कल से इंशाल्लाह साथ साथ स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बता दूंगा। तो आज फिर आपका टेस्ट का टाइम स्टार्ट हो रहा है, तो टेस्ट भी आपसे कंडक्ट कराना है, तो उसके लिए भी आपको जो है वो अभी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रिपेयर हो सकते हैं टेस्ट के लिए। जी तो स्टूडेंट्स अभी कुछ ही देर में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जो कल नहीं हो सका था। तो आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी हमारा सिस्टम जो है वो आपको टेस्ट लॉन्च कर देगा। तो अभी बेसिकली आपसे कुछ ही देर में जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी चंद ही मिनट के अंदर आपको टेस्ट जो है वो शो हो जाएगा, आप टेस्ट अपना सॉल्व कर सकेंगे। तो हमारा सिस्टम आपको टेस्ट शो कर देगा। तो उसका मेथड मैंने आपको बताया है कि टेस्ट आपने किस तरह से सॉल्व करना है। बेसिकली टेस्ट सॉल्व करने के लिए आपको अपने पेज को अपडेट करना है। जी तो बेटा आप अपना जो भी है उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। जो आज हमने डिस्कशन की है चैप्टर 4 की, इसका आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं इसके बारे में। तो उसकी हम बात कर लेते हैं। जी बेटा अरफान, सेल मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के साथ होती है। सेल मेम्ब्रेन हर सेल में होती है, जबकि सेल वॉल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेल एनिमल सेल में होती है, सॉरी प्लांट सेल में होती है, फंजाई के सेल में होती है, और मतलब बैक्टीरिया के सेल में होती है। उसकी कंपोजिशन मैंने लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कशन की थी। नहीं बेटा वो बाय मिस्टेक हुआ है, कुछ बच्चों ने कहा था कि आज टेस्ट है, मैंने कहा शायद कल वो जो है नहीं हो सका था, तो आज आपका टेस्ट नहीं है। अब एज पर शेड्यूल नेक्स्ट जो है वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है जी, तो अभी आपका क्वेश्चन टाइम है, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आंसर। सेल मेम्ब्रेन
बेटा कल इंशाल्लाह हम सेल मेम्ब्रेन की भी डिस्कशन करेंगे। बेटा याद करने का आपको कल बताएंगे, आज जस्ट इंट्रोडक्शन था, आज आपका एग्जैक्ट याद करने वाला कुछ नहीं है इस चैप्टर के अंदर, आज इंट्रोडक्शन था, ठीक है बेटा। वो सेल मेम्ब्रेन होती है, मलिक आपका क्वेश्चन था कि बॉइल्ड एग के अंदर वो सेल मेम्ब्रेन होती है। होमवर्क बेटा कल आपको मिलेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर, से हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। जी बेटा पेपर स्कीम वही होगी आपकी। बेटा आज हमने ओवरऑल चैप्टर 4 की डिस्कशन किया, किसी पेज तक नहीं पढ़ा। कल इंशाल्लाह हम पेज जो है पेज वाइज डिस्कशन शुरू करेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। चलिए मैं आपको दोबारा बताता जाता हूं। सेल मेम्ब्रेन इज कंसिस्ट ऑफ लिपिड्स एंड फॉस्फोलिपिड्स, और उसके साथ साथ वो प्रोटीन से बनी होती है। उसकी कंपोजिशन अलग से है, इसी चैप्टर के अंदर वो हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। लेंगे बेटा आपका टाइम भी हो गया है, तो मुझे इजाजत दीजिए, कल मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। कल इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज।